नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई की जांच का आज 15वां दिन है। सीबीआई के साथ ईडी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की भी जांच तेजी से चल रही है और आज सुबह एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और सैमुअल मिरांडा के घर पर छापा मारा। ड्रग्स कनेक्शन मामले में रिया और उनकी फैमिली एनसीबी के निशाने पर है और इस बीच ड्रग्स मामले पर एनसीबी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके मुताबिक शौविक ड्रग्स बेचता नहीं खरीदता था। एनसीबी की टीम रिया के भाई शौविक से ड्रग्स मामले में पूछताछ कर रही है और दूसरी ओर सुशांत केस में फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई है। फोरेंसिक डिपार्टमेंट के डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने दो बड़ी बातों का खुलासा किया है, लेकिन मेडिकल बोर्ड की तरफ से अभी भी पूरी बात साफ साफ नहीं बताई गई। उनके मुताबिक इसमें 10 दिन का समय लग सकता है और जल्द ही फोरेंसिक रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी जाएगी। बात करने दो ना उनको। Today's searches were conducted in the morning at two places. Mr. Shovik's place and Samuel Miranda's place. Senior officers were present at the search, including Mr. Zonal Director. And we have asked both the persons to join the investigation by issuing a notice of the I said very clearly that they have been issued notice under section 67 of NDPS Act to join the investigation. वही है ना, 67 का नोटिस देने के बाद उनसे बातचीत होगी। No speculation, please. I have told you what happened today morning. मुंबई की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से तुलना करने के बाद अब बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 9 सितंबर को वो मुंबई आएंगी। अगर किसी में हिम्मत है तो उन्हें रोक लें। कंगना रनौत ने यह बयान उस समय दिया है जब उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके से की और उन्हें कई सोशल मीडिया यूजर और बॉलीवुड सितारों की आलोचना का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि कंगना रनौत बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में से एक हैं जो सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती हैं और वो कई मुद्दों पर खुलकर अपनी राय भी रखती रहती हैं। हाल ही में ट्विटर पर कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है और इस दौरान कंगना ने यह भी कहा है कि उन्हें मुंबई पुलिस से डर लगता है और कंगना ने इसी बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने उन्हें कहा है कि अगर उन्हें मुंबई से डर लगता है, मुंबई में डर लगता है तो वापस नहीं आना चाहिए। वहीं कंगना रनौत के बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत का फिर से बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आपने महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश की है। मुंबई ने आपको नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत सब कुछ दिया है और अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे आप यहां पर रहती हैं। उसी पुलिस पर आप इस प्रकार का कीचड़ उछालेंगी तो ये कौन से नीति नियम में है? नहीं देते, सबको मालूम है। धमकी, इशारा, ये हमारा काम ही नहीं है। ठीक है, अगर हमको एक बात कोई अच्छी नहीं लगती तो हम बोल देते हैं, सड़क पर उतरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपने महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश की। देखिए, मुंबई में आप रहते हो, मुंबई ने आपको नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत सब कुछ दी है। अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे आप यहाँ रहती है। आप उसी पुलिस के ऊपर अगर आप इस प्रकार का कीचड़ उछालेंगे तो ये कौन से नीति और नियम में बैठता है? एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच के बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जुबानी जंग अब तेज दिख रही है। कंगना के आरोप पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि मुंबई को भला बुरा कहना किसी को शोभा नहीं देता है, क्योंकि इस शहर ने किसी के साथ कभी भेदभाव नहीं किया है। और वहीं इस मुद्दे पर अब जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने संजय राउत को घेरा है। उन्होंने संजय राउत पर कई सवाल भी ताके हैं। सम्मानित व्यक्ति है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड के मामले के बाद मुझको लगता है कि वो डिरेल हो चुके हैं, पॉलिटिकल डिरेल हो चुके हैं। जिस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं, तो मैं संजय राउत से पूछना चाहता हूं कि बम्बई उन्हीं का है क्या? मुंबई सबका है, बिहार भी सबका है। घमंड में मत रहो संजय रावत जी, किसी का बपौती नहीं कह दे हम बम्बई है मेरा है। निश्चित कंगना राउत ठीक बोली है। अब उसको कहा जाता है कि मुंबई से जाओ, ये तो थ्रेट न देना हुआ।
यानी कि जो लोग कलाकार हैं, फिल्म आर्टिस्ट हैं, फिल्मी कलाकार, वो कहां रहेंगे? कहां रहेंगे बताइए आप? सच बोल रही है, वो बता देते हैं आपको। ये लोगों को हरास कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। जो लोग सुशांत सिंह राजपूत के फेवर में बोल रहे हैं, उसको धमकाया जा रहा। धमकी से डरने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है। और सीबीआई जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच चल रही है और इस बीच बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच जो जुबानी जंग तेज हो चुकी है, इस मामले पर तमाम नेता अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कोई किसी को नहीं हटा सकता, ये लोकतंत्र है। कोई किसी को नहीं हटा सकता, ये लोकतंत्र है। देखिए, कोई इस देश में कहीं किसी को जाने से नहीं रोक सकता। जो भी बोल रहे हैं संविधान का अति। चीन के साथ नए सिरे से बढ़े तनाव के बीच थल सेना अध्यक्ष जनरल एमएम नरवणे लद्दाख दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने सेना की तैयारियों का जायजा लिया है। सेना प्रमुख ने यह भी कहा है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात नाजुक हैं और भारतीय सेना ने चीन की चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। क्षेत्र में सेना की अच्छी तैनाती की गई है और अधिकारी और जवान हर तरह के हालात का सामना करने के लिए सक्षम हैं। 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन लेह में मीडिया से बातचीत में थल सेना प्रमुख ने यह कहा है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की हरकतों को देखते हुए सुरक्षा को पुख्ता बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए गए हैं और ऐसे में हर हाल में सुरक्षा की स्थिति बरकरार रहेगी। लेह पहुंचने के बाद मैं अलग अलग जगह पर गया था और हर जगह पर मैंने ऑफिसर्स और जेसीओ से बात की और स्थिति का जायज़ा लिया। जवानों का मनोबल बहुत ऊंचा है और वो हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है और मैं यकीनन कह सकता हूं कि हमारे जवान सबसे अच्छे जवान हैं और वो ना सिर्फ इंडियन आर्मी का लेकिन देश का भी नाम रोशन करेंगे। अभी जो LAC के ऊपर जो स्थिति है वो थोड़ी नाजुक है, गंभीर है, लेकिन हम लगातार इसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए हमने कुछ एहतियाती कदम उठाए थे और इससे हमें भरोसा है कि स्थिति कायम रहेगी और जो भी हमने कदम उठाए हैं वो हमने LAC के ऊपर उठाए हैं। जैसे मैंने कहा कि जो भी हम हरकतें देख रहे थे उसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए हमने जो कदम उठाने थे वो हमने उठाए हैं और मुझे उम्मीद है कि जो हमने डिप्लॉयमेंट की है उससे हम जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने एक आतंकी को मार गिराया है। मुठभेड़ में सेना का एक अधिकारी घायल हो गया है और घायल अधिकारी को सेना के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दरअसल सुरक्षा बलों को उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन के यादीपोरा इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद सेना की 29 RR SOG और CRPF की संयुक्त टीम ने इलाके की घेराबंदी करनी शुरू कर दी और आतंकियों ने खुद को घेरा देखकर सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करनी शुरू की। इसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की और एक आतंकी को मार गिराने में सफलता पाई है। मारे गए आतंकी की अभी शनाख्त नहीं हो पाई है और वहीं इस बारे में सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि मुठभेड़ स्थल वाले इलाके के नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। उत्तर प्रदेश के बलिया में रजला तहसील में भीड़ की ओर से पथराव करने के मामले में रजला पहुंचे DIG आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे ने यह कहा है कि पूरा विवाद एक कमरे को लेकर के चाची और भतीजे के बीच था। इसी को लेकर के स्थानीय पुलिस ने युवक पन्ना राजभर को चौकी पर बुलाया था और परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पिटाई कड़ी में पुलिस द्वारा पीड़ित का मेडिकल पहले भी कराया गया था। मेडिकल में कोई इंजरी नहीं आई थी, लेकिन फिर भी जिस समय परिजन जाम लगाए थे और उनके साथ स्थानीय लोग थे, युवक के पीठ में पूरी तरह से हल्दी, तेल, प्याज का प्लांट वे में एक पूरा लेप पड़ा हुआ था, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता था युवक बहुत ज़्यादा घायल है और वो ब्लीडिंग ऊपर से हो रही है। इसी घटना के क्रम में वहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा पथराव करने के क्रम में पुलिस ने लोगों को तितर बितर करने के लिए लाठियाँ पटकी और
इसमें पत्थर लगने से एडिशनल एसपी और उनके हमराह सहित कुछ पुलिस के अधिकारी कर्मचारी चोटिल हुए। पुनीत मोहन हमारे संवाददाता बलिया से हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। पुनीत, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से बलिया में पुलिस को दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया, क्या कुछ पूरा मामला है? किस तरीके से जो आरोप अब पुलिस पर भी लगाए जा रहे हैं उस पूरे मामले में क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बलिया के रसड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है जहां एक पारिवारिक विवाद था, एक चाची भतीजे के बीच का विवाद था और एक कमरे को लेकर के आपसी विवाद हुआ था। उसके बाद पन्ना राजभर लगभग 48 साल का एक व्यक्ति है जो चौकी इंचार्ज और एक सिपाही लेकर के चौकी आए थे, दक्षिणी चौकी। यहाँ पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उसके साथ बहुत मारपीट करी पुलिस वालों ने, जिससे आक्रोशित होकर के ग्रामीणों ने हाईवे जो है वो जाम कर दिया था और वहां से हट नहीं रहे थे। उसके बाद जब पुलिस बल पहुंचा है तो पथराव कर दिया गया है और इस पथराव में जो एसीपी हैं, एएसपी हैं, उनको भी चोट आई है। और कहीं ना कहीं एक सीधा मामला निकल करके सामने आया कि पुलिस का उत्पीड़न है, पुलिस ने उस युवक को काफी पीटा है। उसके बाद इसे राजनीतिक रंग भी देने की कोशिश हुई। हालांकि पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और अब जिन लोगों ने पथराव किया था उनके खिलाफ छापेमारी करी जा रही है और पुलिस की ओर से दावा किया गया है कि कोई मारपीट नहीं हुई थी, बल्कि उसको ऐसा लेप लगाया गया था हल्दी का और प्याज का, जिससे ऐसा लग रहा था कि उससे बहुत खून निकल रहा है। फिर भी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज और जो सिपाही है उसको निलंबित कर दिया है। जी, क्या उस युवक का फिलहाल मेडिकल करवाया गया है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि उसकी पिटाई की गई है? देखिए, पुलिस का कहना है कि उसका मेडिकल पहले ही कराया जा चुका था और उसके बाद उसको जब कस्टडी में लिया गया उसके बाद उसका मेडिकल कराया गया था। किसी भी तरह की मारपीट नहीं हुई है और युवक ने यहाँ से ही ड्रामा शुरू किया चौकी से। उसके बाद क्योंकि चौकी बीच बाजार में है, दक्षिणी चौकी, लोग इकट्ठा होने लगे और एकत्र भीड़ गुस्से में पथराव करने लगी। उसके बाद जब फोर्स पहुंची तो फोर्स पर भी पथराव हुआ है, लेकिन जो युवक है उसका मेडिकल वगैरह कराया गया, उसको जो भी ट्रीटमेंट है वो दिया जा रहा है। पुलिस सवाल कर रही है कि आखिर ये रंग किस तरीके से हुआ, भीड़ किस तरीके से गुजरी, लेकिन इसमें कुछ लोगों का नाम निकल करके सामने आ रहा है जिन लोगों ने इसे जातीय रंग देने की कोशिश करी और लोग जातीय भावना भड़का करके लोगों से पथराव कराया। अब उनके खिलाफ दबिश दी जा रही है और पूरे इलाके में पीएसी तैनात कर दी गई है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत। तो जिस तरीके से ये पूरी खबर निकल करके सामने आई है, इसमें कहीं ना कहीं पुलिस पर अब गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी के चलते चक्का जाम किया गया, पुलिस पर पथराव भी किया गया। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोरोना महामारी में संक्रमण के अधिक खतरे का हवाला देते हुए चारा घोटाला मामले में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव इन दिनों रिम्स डायरेक्टर के बंगले में रह रहे हैं, जहां पर वो जमकर मनमानी कर रहे हैं। इस संबंध में झारखंड जेल आईजी वीरेंद्र भूषण ने रांची के उपायुक्त को एक पत्र लिखा है और इस पूरे मुद्दे पर बोलते हुए जेडीयू नेता नीरज कुमार ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है। माननीय हेमंत सोरेन जी, जुबान खामोश क्यों? आपके जेल आईजी ने
कबूल कर लिया कि माननीय लालू प्रसाद जो सजा याफ्ता हैं, उनसे बाहरी लोगों की मुलाकात करवाई जा रही है, राजनीतिक बयान दिए जा रहे हैं, एसओपी का उल्लंघन हो रहा है, जेल मैनुअल का उल्लंघन, कानून का उल्लंघन। कानून अपना काम करता है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार के आरोपी व्यक्ति को कानूनी संरक्षण मिले, राजनीतिक संरक्षण मिले, तो यह भी एक गुनाह माना जाता है। कानून के बिहार में आगामी चुनाव को लेकर अररिया में भानु प्रकाश राय बीजेपी अति पिछड़ा मोर्चा के प्रदेश मंत्री सह पूर्णिया प्रमंडल के प्रभारी ने प्रेस वार्ता की है और प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया है कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के 5 सितंबर से भारतीय जनता पार्टी अति पिछड़ा मोर्चा पूरे प्रदेश में वर्चुअल जाति सह महासम्मेलन करने जा रहे हैं। और राय ने यह भी बताया है कि वर्चुअल जाति सह महासम्मेलन में ज्यादा से ज्यादा अति पिछड़ा वर्ग के सभी वर्गों को भारत सरकार और राज्य सरकार की ओर से उनके उत्थान के लिए किए गए कार्यों का स्मरण करवाया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने महागठबंधन पर भी निशाना साधा है। के बीच हम लोग अभी महामारी कोरोना के कारण हम लोग चुनाव प्रचार के लिए घर घर नहीं जा सकते, तो भारतीय जनता पार्टी आपको पता होगा कि वर्चुअल माध्यम से हम लोगों ने बूथ तक का बैठक किया, विधानसभा सम्मेलन हुआ। अब अति पिछड़ा समाज के बीच हम लोग अपनी बात को रखने के लिए हम लोग जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत आपको 5 तारीख से प्रारंभ हो रहा है, जो कि राजवंशी समाज के लोगों का 5 तारीख को 11 बजे से ये कार्यक्रम प्रारंभ होगा। लाए थे उससे अधिक सीट के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं और जो लोग चुनाव से भागते थे अंततोगत्वा उनको फिर चुनाव में आना ही पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी महागठबंधन जो हमारा एनडीए की गठबंधन है, वो पूर्व की भांति अधिक मतों से हम विजय। यूपी के वाराणसी के थाना सिगरा क्षेत्र में शिवपुरवा के जयप्रकाश नगर कॉलोनी वासियों के दिन अब सुधरने वाले हैं। क्षेत्र में व्यापक भीषण जल जमाव, गंदगी, रेलवे की ओर वाले रास्ते को बंद किए जाने को लेकर के क्षेत्रीय काफी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिसके बाद आज मामले को गंभीरता से लेते हुए कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव लोगों के बीच पहुंचे और इस दौरान विधायक ने क्षेत्र में हो रही गंदगी से शीघ्र ही निजात दिलाने की बात कही है। मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है। मैं यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का वाराणसी कैंट से विधायक हूँ। विधायक जी, इस एरिया में जहाँ पाए यहाँ पे जो है मूलभूत सुविधाओं की काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। जल निकासी नहीं हो पा रहा, रेलवे की चारदीवारी उठाई जा रही है, यहाँ जनता का विरोध काफ़ी लंबा है। कैसे क्या करेंगे? देखिए, यहाँ आने के आज 2 विषय हैं। 15 वर्षों के सपा बसपा के शासनकाल में पूरी तरह से अनियोजित विकास हुआ। जो भी या तो विकास हुआ नहीं हुआ तो अनियोजित हुआ। बहुत गलत तरीका है ये, किसी मोहल्ले की सीवर लाइन डलवा के उसे पोखरे में मिला दिया जाए। पर वर्षों पूर्व शिवपुरवा की सीवर लाइन इसी पोखरे में मिला दी गई थी। ये ठीक नहीं है, इससे इस क्षेत्र में बड़ी गंदगी रहती थी। रेलवे के अधिकारी, नगर निगम के अधिकारी और जलकल के अधिकारी, ये संयुक्त दौरा था। भाजपा के पार्षद, स्थानीय पार्षद सब हम लोग यहाँ आए। हमने ये तय किया कि जो सीवर लाइनें पोखरे में मिलाई गई हैं, जो नाला पोखरे में मिलाया गया है, वो सबको कैपेसिटी के आधार पर जितने चौड़े पाइप की आवश्यकता लगे उतना चौड़ा पाइप लगा के प्रॉपरली नाले से मिला दिया जाए कि पोखरे का पानी साफ हो जाए। बहुत सुंदर उस पर रेलवे की योजना है, अच्छा पोखरा बनाने की, अच्छा झील टाइप बनाने की, बहुत सुंदर लगेगा। आज जो आप आ रहे हैं, जिस तरह का सीन आपको दिख रहा है, आज से कुछ साल के बाद आपको यहाँ आने का मन करेगा, इतना सुंदर हम इसे बनाएंगे। विधायक जी, यहाँ दूसरा विषय ये है, ये जो शिवपुरवा बस्ती है, इसमें मुश्किल से 4 फीट 5 फीट की गलियाँ हैं। सिर्फ 2 व्हीलर इस गली में जा सकते हैं, 4 व्हीलर उधर से सिगरा की तरफ से 4 व्हीलर नहीं आ सकता। अगर किसी को एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, तो एकमात्र यही रास्ता है जिससे बस्ती से किसी को लिया जा सके। इसलिए मैंने रेलवे से मांग की है कि जो पार्क और तालाब यहाँ बनाया जा रहा है, उसके बीच में एक 12 फीट का रास्ता छोड़ दिया जाए कि कोई गाड़ी इधर से जा सके, टेम्पो जा सके, रिक्शा जा सके, एम्बुलेंस जा सके। आपका कहना है कि ये रेलवे बोर्ड तय करेगा। मैं रेलवे बोर्ड को पत्र लिखूंगा और यहाँ के निवासियों को मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैं इसके लिए पुरजोर प्रयास करूंगा कि
उत्तर प्रदेश में मथुरा के थाना भांट क्षेत्र में पानी गांव के राधा रानी मोड़ पर हुए हादसे में दंपति और उनके बेटे की मौत हो गई थी। घटना के दूसरे दिन तीनों के शव रखकर के ग्रामीणों ने पानी गांव चौराहे पर शव रखकर जाम लगा दिया और पीड़ित हादसे में घायल लड़की के उपचार के लिए मुआवजा दिए जाने की मांग की गई है। और मांड थाना पुलिस समेत सुरीर, जमुना पार और वृंदावन पुलिस भी मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे तक लगे जाम। एसडीएम मांड डॉक्टर सुरेश कुमार ने मृतक आश्रितों को 5 लाख रुपए, प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना योजना और कार के बीमा से मिलने वाली धनराशि दिलाई जाएगी, ये आश्वासन उनको दिया गया है। और इसके बाद ही ग्रामीणों ने तीनों शवों को उठा करके अंतिम संस्कार के लिए वो ले गए और इस बीच यातायात भी वहां पर प्रभावित रहा। इसलिए लगाया गया था। के पास तीन एक्सीडेंट हुआ था, 3 आदमी खत्म हुए और पति पत्नी, एक उनका बेटा और बच्ची उनकी फ्रैक्चर है। इसीलिए जाम लगाया गया था यहाँ। तो प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आपको? नहीं मिला है, एकदम साफ कुछ राहत देने की कह रहे हैं। यूपी के मथुरा में हथियारों के बल पर लूट का मामला सामने आया है। दरअसल मामला थाना हाईवे में जय गुरुदेव मंदिर के पास ओवरब्रिज पुल का है, जहां पर बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर ज्वेलर्स के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया है और घटना को अंजाम देकर के बदमाश फरार हो गए। बता दें कि कोतवाली थाना क्षेत्र में रेलवे के रिटायर्ड अधिकारी बैंक से 4,15,000 रुपए लेकर अपने घर जा रहे थे और इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने हथियारों के बल पर लाखों रुपए से भरा हुआ थैला लूट लिया और वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 2 लड़के थे, पतले पतले से लड़के थे, तो बाइक पे आए थे। तो कहाँ जा रहा है? मैं घर जा रहा, मैं दिन में आ जा, कहाँ बात करिए, अंधेरा हो रहा है। तो मैं कहाँ से आ रहे थे आप? मैं दुकान से जा रहा था सर, यहाँ से बड़ा। तो क्या सामान था आपके पास? ये बैग था अपने दुकानदारी का। क्या था बैग में? बैग में सोना था, चांदी था। अच्छा, तो क्या आपके साथ क्या लूट हुई? कितने का सामान गया है? क्या चीज़ गई है आपके पास से? करीबन उसमें 2 किलो चांदी है सर। अच्छा, 2 किलो चांदी है और करीब 30-35 ग्राम उसमें सोना है। ये है कि ये लगभग 2 किलो चांदी और थोड़ा सा सोना ये सामान लेके जा रहे थे और रास्ते में इनको किसी ने नाम लेके पुकारा। उसके बाद में चलती गाड़ी से इनकी चाबी छीन ली और जब ये रुक गए तो दोनों में गुत्थम गुत्था हुई, दोनों गिरे। उसके बाद उन्हें तमंचा दिखाया और इनका बैग छीन लिए। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि इनके पास जो सामान ले जा रहे थे उसमें लगभग 1 किलो चांदी, जो 2 किलो लूटना बता रहे हैं उसमें से 1 किलो चांदी गिरवी की थी और जो सोना था वो लगभग। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ कुरुक्षेत्र के भद्रकाली मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने देवी भद्रकाली के सामने माथा टेककर उनका आशीर्वाद लिया और वहीं मीडिया से बातचीत में धनखड़ ने यह कहा है कि किसानों के लिए लाए गए 3 अध्यादेश उनकी आर्थिक आजादी में सहायक होंगे और मंडियां बिल्कुल भी बंद नहीं होंगी। किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा, चाहे वो धान की फसल हो, बाजार की हो या फिर गेहूं की हो या सरसों की। कुछ लोग किसान भाइयों में झूठ फैला रहे हैं कि मंडी बंद हो जाएगी, एमएसपी नहीं मिलेगा। अभी धान की खरीद आ रही है, बाजरे की आ रही है, एक एक दाना खरीदेंगे। मंडी जो की तो चलेगी, खरीद जो की तो होगी। आगे फिर खरीद आएगी गेहूं की, वो भी जोत की तो होगी, सरसों की खरीद भी जो की क्यों होगी। ये 3 अध्यादेश जो लाए हैं वो किसानों की आज़ादी की, आर्थिक आज़ादी के अध्यादेश। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़।